डियर स्टूडेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आंकड़ों के फैलाव की माप कंप्लीट होने के बाद स्टैटिस्टिक्स का नया टॉपिक आज हमारा आया है कोरिलेशन, सहसंबंध। कोरिलेशन क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी डिटेल स्टडी डियर स्टूडेंट हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन पे जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल, दो या दो से अधिक चर के बीच का जो संबंध होता है उसी को ही कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है डियर, और इसको इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ डियर यहाँ पे कि कोरिलेशन जो आर होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच रहना चाहिए। -1 से कम भी नहीं हो सकता है कभी कोरिलेशन, और 1 से अधिक भी नहीं हो सकता है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू आर की वैल्यू -1 से कम आ रही है, 1 से अधिक आ रही है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, अगर -1 और 1 के बीच आ रही है या -1 और 1 भी आ रही है तब भी सही है, तो इसके बीच होता है। ठीक है, देखिए इससे हम थोड़ा सा और समझाएंगे आपको कि मान लीजिए ये -1 है और ये +1 है। ठीक है, और इसके ठीक बीच में हम 0 रख देते हैं, तो कोरिलेशन की वैल्यू -1 और 1 के बीच वेरी करती है स्टूडेंट हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके भी यहाँ पे -0.25 लिख दें, यहाँ पे -0.75 लिख दें, यहाँ -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे 0.75 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर r की वैल्यू -1 आती है तो इस कोरिलेशन को कहते हैं स्टूडेंट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू -1 आती है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर +1 आती है तो इसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, और यदि r की वैल्यू 0 आती है तो इसको कहा जाता है नो कोरिलेशन, मतलब कोई संबंध नहीं है, कोई सहसंबंध नहीं है। 0 है तो कोई सहसंबंध नहीं है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव और +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर r की वैल्यू -1 और 0.75 या 0.75 से 1 के बीच आती है तो इसको कहते हैं, ये देखिए ये इसको मैं आप ग्राफ बना चुके हैं, हायर डिग्री कोरिलेशन, इसको हायर डिग्री कोरिलेशन कहते हैं। और अगर इसके बीच वैल्यू आती है तो उसको मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन का मतलब कि थोड़ा सा कमजोर है। हाँ, ये मजबूत कोरिलेशन है, ये थोड़ा कमजोर रिलेशन है। और अगर 0.75 -0.75 से 0.75 के बीच आती है इस चीज का मतलब लोअर डिग्री कोरिलेशन है। ये लोअर डिग्री मतलब काफी कमजोर रिलेशन है। ठीक है, और जब 0 आ जाए तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब नो कोरिलेशन। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। नंबर 1 बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब धनात्मक सहसंबंध। मान लीजिए दो वेरिएबल x और y हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, एंड x की वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू भी घटेगी। इस प्रकार का जो रिलेशन x और y के बीच होता है उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए कि हाइट अगर बढ़ रही है तो साथ में उसके तो फुट का साइज, पैर का साइज भी बढ़ेगा, जूते भी उसके ज्यादा नंबर के लगेंगे, तो मतलब हाइट के बढ़ने के साथ साथ फुट साइज भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए बाल हैं। हाँ, बाल जैसे जैसे लंबे होते जाते हैं तो
शैम्पू की मात्रा भी उसमें ज्यादा लगती जाती है ना, या बाल बढ़ने के साथ शैम्पू घटता है? नहीं, शैम्पू भी बढ़ता है, शैम्पू भी ज्यादा लगता है। तो ये दो वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। उसी प्रकार से सेकंड होता है नेगेटिव कोरिलेशन, नकारात्मक सहसंबंध। नकारात्मक सहसंबंध डिस्टेंट, इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल x और y है, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घटेगी, या फिर एंड x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब उल्टा संबंध, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाए, किसी वस्तु के प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड घट जाएगी कि नहीं? घटेगी ना। डिमांड जो मान लीजिए ये पेन है, ये अभी 10 रुपए का है, इसको 15 रुपए कर दिया जाएगा मार्केट में प्राइस इसका, तो डिमांड घट जाएगी ना, लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। बढ़ने पे ये घट जाता है, ठीक है, या फिर प्राइस घटने में डिमांड बढ़ जाती है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। इसको अगर हम एक्स वाई तल में दिखाएं, डिस्टेंट एक्स वाई तल में दिखाएं, अगर मान लीजिए एक्स वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे और वाई वेरिएबल वाई एक्सिस पे, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ हमेशा इस टाइप से बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखो एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। और नेगेटिव कोरिलेशन का अगर ग्राफ में दर्शाना चाहें डिस्टेंट, तो इसका ग्राफ ऐसे में बनेगा। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है, फिर नीचे जाएंगे नीचे की तरफ, तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है ना, और वाई की वैल्यू घट रही है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू ये है तो y की ये है, फिर यहाँ पे देखो x की वैल्यू है y ये है, तो x की है y ये है, तो x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और x की वैल्यू की बढ़ रही है लेकिन y घट रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ और इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है डिस्ट्रिक्ट। तीसरा आता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, साधारण सहसंबंध। डिस्टेंट, जब केवल दो वेरिएबल, ओनली टू वेरिएबल, जब केवल दो वेरिएबल के बीच स्टडी करते हैं, या केवल दो वेरिएबल का स्टडी करते हैं, तो उसको सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। चौथा कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध। इसमें जैसे सिंपल में ओनली टू वेरिएबल था, इसमें मोर देन टू वेरिएबल, मोर देन टू वेरिएबल, इसमें दो से अधिक वेरिएबल की स्टडी होते हैं, लेकिन बट ओनली टू वेरिएबल एट अ टाइम, स्टडी ओनली टू वेरिएबल एट अ टाइम, एक समय में केवल दो वेरिएबल की स्टडी होती है, उसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। पांचवा एडिशन मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि मोर देन टू वेरिएबल स्टडी एट अ टाइम, एक समय में दो से अधिक वेरिएबल की स्टडी होती है। पार्शियल में दो से अधिक वेरिएबल होते हैं, लेकिन स्टडी एक टाइम में केवल दो वेरिएबल की होगी। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन में एक ही टाइम में दो से अधिक वेरिएबल की स्टडी होती है, इसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइप ऑफ कोरिलेशन हो गया। टाइप ऑफ कोरिलेशन में छठा रिलेशन है लीनियर कोरिलेशन, रैखिक सहसंबंध। इसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल में से अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है, यदि एक वेरिएबल में चेंज, तो दूसरे में भी चेंज आएगा।
लेकिन बट रेशियो सेम रहेगा, रेशियो सेम, रेशियो सेम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए दो वेरिएबल एक्स वाई है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2 4 6 और 8, ठीक है दोस्तों। अब एक्स और वाई का रेशियो अगर हम निकालें, रेशियो मतलब भाग एक्स में वाई का भाग, ठीक है, तो 1/2, 2/4 करेंगे डिविजन तो 1/2 ही आएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 4/8 करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो x के वेरिएबल 1 है तो यहाँ 2 हो जा रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 हो जाता है। तो x की वेरिएबल के चेंज के साथ साथ y वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, लेकिन रेशियो सबका सेम आ रहा है, तो उसको लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। और लीनियर से ही नाम स्पष्ट है, रैखिक, इसका जो ग्राफ होता है सीधी लाइन होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से लीनियर कोरिलेशन ये हो गया। लास्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन में लास्ट 7वां, नॉन लीनियर कोरिलेशन, अरैखिक सहसंबंध। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे में भी चेंज आता है, जैसे लीनियर में होता है। लेकिन बट वहां पे क्या होता है, रेशियो सेम था, यहाँ रेशियो सेम नहीं होता है, ठीक है, यहाँ रेशियो सेम नहीं, रेशियो सेम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x की वैल्यू x की वैल्यू 1 2 3 4 है और y की वैल्यू 3 5 6 10 है, तो x और y का जो रेशियो है यहाँ पे 1/3 आ रहा है, यहाँ पे 2/5 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/5 आ रहा है। तो रेशियो डिस्टेंट इसमें अलग अलग है, सेम नहीं है। तो इस टाइप का जो कोरिलेशन होता है उसको नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, और उसमें जो ग्राफ बनता है वो लीनियर नहीं बनता है बल्कि जिगजॉग टाइप में बनता है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से टाइप ऑफ कोरिलेशन हो गया है। तो स्टूडेंट अब हम आपको बताएंगे कि कोरिलेशन ज्ञात करने के मेथड क्या है, ठीक है। कोरिलेशन ज्ञात करने के मेथड मुख्य रूप से 2 है स्टूडेंट। एक है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक कोरिलेशन ज्ञात करने का तरीका बताया जिसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और एक स्पीयरमैन भी एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने भी एक मेथड बताया, रैंक मेथड, जिसको भी के नाम से जो फेमस है उसको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कहते हैं। अब देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करने की 2 विधियां, एक है एक्चुअल मीन मेथड और एक है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इसको, हम इसमें हम आगे बताएंगे। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी 3 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक, जब रैंक आर गिवन, जब रैंक दे रखी हो तो कैसे निकाला जाएगा कोरिलेशन, और जब रैंक आर नॉट गिवन तो कैसे निकाला जाएगा, और जब रैंक इक्वल हो तो फिर कोरिलेशन कैसे निकाला जाएगा। तो इसकी डिटेल स्टडी हम स्टेप बाय स्टेप, पहले हम एक्चुअल मीन मेथड बताएंगे, फिर उसके बाद एज्यूम्ड मीन, फिर रैंक आर गिवन, फिर ये 5 मेथड से हम क्वेश्चन आपको कोरिलेशन का कराएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये इम्पोर्टेंट है, और एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 11th 12th और पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, पॉलिटेक्निक में ये इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कार्ल पियर्सन वाला। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने कोरिलेशन की बेसिक जानकारी आपको दे दी है, बहुत ही बेसिक जानकारी आपको हमने दी है स्टूडेंट, इस पे आप गौर से देखिए। इसी प्रकार से और भी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स की बेसिक जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन डिस्टेंट आप हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू रूप से हमारा लेक्चर आप देखिए। एक सीरीज से आप हमारा लेक्चर देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको बहुत ही मजा आने वाला मैथमेटिक्स में। आपको सबसे इजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लगेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यूटी के साथ देखिए डिस्टेंट, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे, एक्चुअल मीन मेथड से कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल मीन मेथड से कोरिलेशन कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है R =
समेशन d1 इंटू d2 अपॉन अंडर रूट समेशन d1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन d2 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि d1 क्या है। वेयर d1 इक्वल टू x माइनस एक्स बार, जो वेरिएबल देखिए दो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी x और y की, तो x तो दे रखा होगा, x बार मतलब ये जो x दे रखे हैं उनका माध्य मीन, हाँ, तो x माइनस एक्स बार मतलब x का मीन, हाँ, तो d1 बराबर x माइनस एक्स बार और d2 बराबर होगा डिफरेंस जो दूसरा वेरिएबल y दे रखा होगा उसमें से y माइनस y बार मतलब y की जो दे रखे हैं उनका मीन उससे माइनस करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है, दो वेरिएबल x और y हैं, x की वैल्यू दे रखी 1 2 3 4 5 और दूसरे वेरिएबल y की वैल्यू दे रखी है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इन दो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, आपको कोरिलेशन ज्ञात करना है, इनके बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच का कोरिलेशन कितना है। और कोरिलेशन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि -1 और 1 के बीच ही होता है। ठीक है, तो r निकालना है आपको। और डियर स्टूडेंट आपको पता है कि कार्ल पेयरसन से r का फॉर्मूला ये होता है, उसको सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला डियर स्टूडेंट लिख देने से क्या होता है कि देखिए ये तो हमने अभी बताया था आपको, लेकिन आप फॉर्मूला लिख देंगे अलग से, यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए कि r बराबर, चूंकि r बराबर होता है समेशन d1 इंटू d2 अपॉन अंडर रूट समेशन d1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन d2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी पता है आपको कि d1 बराबर x माइनस एक्स बार होता है और d2 बराबर y माइनस वाई बार होता है। ठीक है, अब r की वैल्यू ये है और x और y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, आप इसके आधार पे सारे कॉलम बनाते जाएंगे। जैसे जैसे देखिए, सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला लिख देने से आपको ये पता चलता है कि हमें कौन कौन से कॉलम और बनाने हैं। तो फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब हमें d1 चाहिए, d2 चाहिए, फिर d1 का स्क्वायर चाहिए, d2 का स्क्वायर चाहिए और d1 और d2 का मल्टीप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले तो d1 और d2 चाहिए स्टूडेंट, उसके लिए हमें पहले x बार निकालना होगा, मतलब इस जो x दे रखे हैं उनका हमें सबसे पहले माध्य निकालना है, x बार। हाँ, x बार बराबर आपको पता है स्टूडेंट कि समेशन xi अपॉन n होता है, मतलब जितने भी x दे रखे हैं उनका जोड़ दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दीजिए। तो इन सबको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, 15 हो गया अपॉन ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से भाग दीजिए, तो ये 3 आ गया, x बार आपका 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से y बार निकालना हो तो समेशन yi अपॉन n हो जाएगा। तो समेशन y है मतलब y के सारे जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30 30 अपॉन n कितने हैं ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसके 5 है तो इसके भी 5 ही होंगे। ठीक है, तो ये 5 है तो 6 आ गया आपका y बार। ठीक है दोस्तों, तो जब y बार और x बार आ गए तो आप d1 और d2 आसानी से निकाल सकते हैं। अब d1 बराबर होता है x माइनस एक्स बार, x बार मीन्स यहाँ पे कितना है डिस्टेंट x बार है यहाँ पे 3, हाँ क्या है 3 है x बार। तो x में से 3 घटाते जाओ, ये 1 में से 3 घटाएंगे डिस्टेंट तो क्या आएगा -2 आएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, 3 में से 3 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। ठीक है डिस्टेंट, d1 आ गया। अब हमें d2 चाहिए, d2 बराबर होता है y माइनस वाई बार, और y बार क्या है डिस्टेंट यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 6 घटाएंगे दैट मीन्स कि 6 घटाएंगे, y में से 6 घटाओ, 2 में से 6 घटाओ -4, 4 में से 6 घटाओ -2, 6 में से 6 घटाओ 0, 8 में से 6 घटाओ 2 और 10 में से 6 घटाओ 4। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से d2 भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए
d1 का स्क्वायर चाहिए, और ठीक है d1 का स्क्वायर कर दो, d1 का स्क्वायर, d1 ये है ना, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 2 दूना 4, ठीक। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब d2 का स्क्वायर भी चाहिए, ये देखो है ना। जब आप फॉर्मूला लिखा होगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा हमें कौन सा कॉलम बनाना है। d2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब एक और लास्ट कॉलम रह गया डिस्टेंट, वो है d1 और d2 का मल्टीप्लाई, d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, d1 ये है d2 ये है, -2 और -4 का प्लस का 8 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 2 चौको 8 हो गया, ठीक है। -1 और -2 का मल्टीप्लाई प्लस का 2 हो गया, 0 का 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया, और 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 हो गया, ठीक है। तो ये d1 और d2 भी निकल गया। अब हमें चाहिए समेशन d1 d2 का जो मल्टीप्लाई उनका सबका सम कर दो, वही समेशन d1 d2 का, ठीक है। तो सबका सम कर दीजिए, 8 है तो 10 और 8 है तो 10, 10 है 10 20, डेफिनेटली ये 20 हो गया। ये है आपका समेशन d1 d2 इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें चाहिए समेशन d1 स्क्वायर का सम चाहिए, मतलब हाँ, तो d1 स्क्वायर का सम कर दो, 4 और 1 5, 4 1 5, 5 1 5 10, ये हो गया आपका ये हो गया डिस्टेंस आपका समेशन d1 स्क्वायर 10, ठीक है। अब हमें चाहिए d2 स्क्वायर का समेशन, मतलब इसका सम 16 4 20, 16 20 20 20 40, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस समेशन d1 का d2 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब निकलने के बाद, सब चीज निकल गया ना, अब आप इसमें रख दीजिए, देखिए therefore r इक्वल टू समेशन d1 d2, समेशन d1 d2 20 है ना, तो ये 20 निकल गया अपॉन अंडर रूट d1 का स्क्वायर कितना है 10 है, इनटू अंडर रूट d2 का स्क्वायर कितना है रिलेशन 40 है। तो आप 20 अपॉन, देखिए 10 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 दूना 4, 3 थिया 9, तो डेफिनेटली ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3.1 बचा, 3.5 मान के चलिए, 3.2 ले लो इसको, ठीक है। इनटू हम देखिए, आप निकाल लेना वर्गमूल, हम आइडिया से रख लें, ठीक है। वर्गमूल निकालना तो आता ही होगा डेफिनेट आपको। अब 40 का वर्गमूल देखिए, 6 छः 36, अब 7 ज्यादा होता है, तो 6 छः 36, तो 6.5 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंट, तो ऊपर 20 आएगा, नीचे 3.2 का 6.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो स्टूडेंट जब 3.2 और 6.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20.80 आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर 20.8 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 0.9 और समथिंग आएगा, तो हम 0.9 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कोरिलेशन हो गया, ठीक है। और हमने बताया था कि जो कोरिलेशन है वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए, तो ये 1 के काफी नजदीक है, इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट 1 नहीं है, लेकिन 1 से थोड़ा कम है, तो इसको हायर ऑर्डर कोरिलेशन कह सकते हैं, हायर डिग्री कोरिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक मजबूत कोरिलेशन है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के बाद ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए, आपके लिए, कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन बिलो। x और y दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यूज आपको यहाँ दे रखी है, इसका आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, मतलब कार्ल पियर्सन मेथड से निकालना है। और कार्ल पियर्सन मेथड, हमने एक्चुअल मीन मेथड को आप एक्चुअल मीन मेथड से आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा दिया है, उसी के आधार पे इसको भी निकालना है, ठीक है डिफरेंट। इसके बाद कार्ल पियर्सन का डिफरेंट सेकंड मेथड एक एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें एक्चुअल मीन निकाला जाता है, उसमें एज्यूम्ड किया जाता है, ठीक है डिफरेंट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको चाहो तो आप अपनी बुक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसके बाद जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिम्पसन का रैंक कोरिलेशन मेथड।
वो हम इसके अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, बहुत ही डिटेल और सरल तरीके से आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट। तो इस मेथड को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि ये ज़रूरतमंद ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।